Hello guys, welcome to my channel Leisure the Good Time. Welcome back. I welcome you all on my channel. So last class में हमने डिस्कस कर लिया था NVS प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस TGT इंग्लिश का पार्ट 1। इस क्लास में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास का जो वीडियो था उस पर काफी अच्छा रिस्पांस आया है आप लोगों का। आई विश आगे भी ऐसा ही रिस्पांस आते ही रहेगा। So let's have some good time at leisure. So let's begin the class now. So the very first question is from literature only. Which of the following statements about Georgian poetry is not true? So Georgian poetry के बारे में कोई आइडिया है आप लोगों को? ये एक्चुअली 20th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी में की ये बात हो रही है। एक्चुअली आप लोगों को 3-4 चीजें 20th सेंचुरी के बारे में पता होनी चाहिए। जॉर्जियन पोइट्री, एडवर्डियन पोइट्री, उसके बाद मॉडर्न एज, ये सारी चीजें, इनसे आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सो ये क्या था, इस पे एक्चुअली रोमांटिसिज्म और विक्टोरियन एज का काफी इन्फ्लुएंस था। सो ऑप्शंस पे आते हैं। क्या है हमारे पास ऑप्शंस? इट वाज लिरिकल इन नेचर। ऑफ कोर्स पोइट्री की बात हो रही है तो लिरिकल तो होगा ही, because we are discussing poetry. It's a poetry, it's a kind of poetry, so it has to be lyrical in nature. It took inspiration from the countryside and nature. अभी हमने डिस्कस किया, इसमें काफी रोमांटिसिज्म और विक्टोरियन एज का जो असर देखने को मिला है, इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। तो रोमांटिक एज में क्या होता था, काफी नेचर की बातें होती थी। सो ये भी, इसमें भी काफी रूरल और पेस्टोरल लाइफ की का विश्लेषण है यहाँ भी। The next is the poetry had a futuristic and fresh outlook and tied to the past behind. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी टफ ऑप्शन हमको मिल गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। It was named Georgian because of King George's accession in 1910. क्या ऐसा हुआ था? विक्टोरियन एज के बाद कौन सा एज आया था? एडवर्डियन एज। उसके बाद आया था ये जॉर्जियन एज। सो ये किंग जॉर्ज के नाम पे ही रखा गया था, इसका नाम जॉर्जियन पोइट्री। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन 1 तो सही है, 2 भी सही हो गया और 3 भी सही है। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन है यही गलत होगा। सो यही हमारा आंसर हो गया। इसमें कहीं भी फ्यूचर या पास्ट की बात नहीं हुई है। पास्ट को ग्लोरीफाई एक्चुअली थोड़ा सा रोमांटिसिज्म में है, बट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वन। तो आपको ये सब थोड़ा सा याद रखना है, इनके डेट्स, ये कब स्टार्ट हुआ था। सो ये 1910 टू 1936 के बीच का ये जो पीरियड है उसी को जॉर्जियन पोइट्री कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। तो ये जो लाइन से, ये कहाँ से है? मैकबेथ से है। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज द ब्राइटेस्ट रेफर्ड बाय शेक्सपियर इन दिस कोट। तो ये तो सबको पता है कि मैकबेथ जो है वो शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है। शेक्सपियर के 4 ट्रेजेडीज हैं। कौन कौन से हैं? मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट एंड किंग लियर। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेयर शेक्सपियर। आप शेक्सपियर को नहीं छोड़ सकते हो, और छोड़ना भी क्यों है। शेक्सपियर बहुत मजेदार है, इन्होंने हमें बहुत मजे दिए हैं, बहुत मजे कराए हैं। इनफैक्ट बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब जगह इनके नॉवेल्स का, इनके प्लेस का एडेप्टेशंस है। बॉलीवुड में भी बहुत है। एक तो पहले, सबसे पहले ये मैकबेथ जो बनी के ऊपर एक मूवी बनी थी, मकबूल। विशाल भारद्वाज ने ये मूवी बनाई थी। फिर उन्होंने एक और बनाया था, हैदर, जो कि हैमलेट के ऊपर है। फिर जो ओमकारा आई थी वो ओथेलो के ऊपर है, और ये तीनों ही विशाल भारद्वाज ने बनाई है। एक और मूवी आई थी हैमलेट के ऊपर, एकलव्य,
जो कि विनोद चोपड़ा ने बनाई थी। सो मकबूल तो आप देख ही लो, बहुत ही अच्छी मूवी है। उसमें तब्बू है, इरफान खान है, पंकज कपूर जैसे अच्छे अच्छे फैंटास्टिक एक्टर्स हैं। सो यू मस्ट वॉच इट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे आएंगे आपको देखने में। ये सारे मूवीज देख लो, क्योंकि आपको तो शेक्सपियर करना ही है, और मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप मूवीज देखो, उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा बस ये है कि आपको जो कैरेक्टर्स के रियल नेम वहां पर नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए आप थोड़ा सा आप सर्च कर सकते हो। तो क्योंकि नाम को तो याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेम से भी, कैरेक्टर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, मैकबेथ। सो क्या ये मैकबेथ ने बोला था, लूसीफर, मैल्कम, मैकडफ? पहले तो ये चारों कैरेक्टर्स है कौन? मैकबेथ जो प्रोटैगनिस्ट है, जिसके ऊपर जो कि पूरा प्ले है। लूसीफर, हु इज लूसीफर हियर? इस प्ले में लूसीफर कौन है? मैल्कम कौन है? नेक्स्ट, मैल्कम जो है वो जो किंग होता है डंकन, जिसका मर्डर मैकबेथ करता है, उसका सन है। नाउ हु इज मैकडफ? मैकडफ इज अ नोबल मैन। ठीक है, तो ये दो तीन कैरेक्टर तो हमें मिल गए। नाउ लूसीफर। सो लूसीफर इज नॉट एनी कैरेक्टर इन दिस प्ले। लूसीफर यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये रिलीजियस टेक्स्ट से इसका रेफरेंस लिया गया है। ठीक है। मैकबेथ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मैकबेथ की वाइफ का नाम क्या है? सो मैकबेथ की वाइफ का नाम लेडी मैकबेथ है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। सो ये जो डायलॉग है, ये जो लाइंस है, ये मैल्कम कहता है मैकडफ को, और ये दोनों बातें कर रहे हैं मैकबेथ के बारे में, क्योंकि मैकबेथ ने मैल्कम के फादर, जो कि किंग भी हैं, उनका मर्डर किया है। तो मैल्कम एक्चुअली जानना चाहता है कि क्या मैकडफ एक्चुअली उसके साइड में है, या फिर वो मैकबेथ की साइड पे है। सो यही पता करने के लिए वो ये लाइंस कहता है कि एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। सो ये बातें जो हो रही है मैकबेथ के बारे में हो रही है, लेकिन रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? रिलीजियस टेक्स्ट से, लूसीफर का। लूसीफर कौन था? लूसीफर एक एंजल था हेवन में, जिसने गॉड को नहीं, गॉड के रूल्स को नहीं माने, तो वो फिर उसको हेवन से कास्ट आउट कर दिया गया था। सो ही बिकेम अ डेविल लेटर। सो ये उसका है कि मतलब यही लूसीफर की बात हो रही है कि वो जितना भी अच्छा एंजल था, लेकिन उसने गॉड को फॉलो नहीं किया, उसके लॉ को वायलेट किया, इसलिए उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो मैकबेथ को भी उसके किए की सजा उसको मिलनी चाहिए, ये मैल्कम कहना चाहता है। आई गेस आपको क्लियर है। नहीं है तो आप जाकर मूवी देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इससे ज्यादा इसके बारे में मुझे नहीं लगता डिस्कशन की जरूरत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो फिर वही एक्सप्लेनेशन है, आपको ये मिल सकता है नेट पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट ऑप्शन। सो क्वेश्चन क्या है? माई कोरियन टीचर advised me that I need to put in a lot more dash if I really want to improve my Korean. सो क्या हो रहा है कि उसके कोरियन टीचर चाहते हैं कि वो कुछ और ज्यादा क्या करे कि उसका कोरियन इम्प्रूव हो, वो और अच्छा कोरियन बोलने लगे। एनर्जी एफिशिएंट, एक्सपेरिमेंट तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, एक्सपेरिमेंट डाले। एफिशिएंसी भी नहीं हो सकता, एफिशिएंसी डाले, या तो एनर्जी डाले या फिर एफर्ट डाले। सो एफर्ट इज अ बेटर वर्ड, सो हम जाएंगे एफर्ट के साथ। सो दिस इज आवर आंसर, एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको कुछ हलवा टाइप के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ज्यादा पैनिक नहीं करना है। ये कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लो। थोड़ी सी मेहनत के साथ, थोड़ी सी पढ़ाई के साथ आपका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। फाइन, तो चलो आते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Fill in the blank with the right option given below. We bought a dash sofa set for our new house.
सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एडजेक्टिव, ये ग्रामर का क्वेश्चन हमको आ गया है अभी। सो कोजी, रेड, लेदर, ये सब क्या है आप बता सकते हो? पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनको क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो कोजी किस पार्ट में आता है और ये कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये जो 8 हैं ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इनमें से ये सारे वर्ड क्या है? और अगर आपको नहीं पता है तो क्या आप पता कर सकते हो? क्या कोई तरीका है पता करने का? शायद है। क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सोफा। सोफा क्या है? क्या आप बता सकते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में? एनी गेसेस? चलो मैं बताती हूँ। जो भी चीजें आप देख सकते हो ना वो सब कुछ नाउन होता है। सोफा को आप देख सकते हो तो सोफा क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। अब ये कोजी मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल, आरामदायक। रेड मतलब लाल, लेदर तो पता है चमड़ा आपको। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें एक्चुअली एडजेक्टिव है। अभी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन के बारे में कुछ भी बताएं, कुछ भी इंफॉर्मेशन दे। सो इसको आप एक तरह से रेज्यूमे कह सकते हो। रेज्यूमे में क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है इंसान के बारे में, वैसे ही एडजेक्टिव डिस्क्रिप्शन है नाउन का, ठीक है। तो ये सारे वर्ड सोफा के बारे में, सोफा कैसा है? आरामदायक है। सोफा कैसा है? लाल रंग का है। सोफा कैसा है? चमड़े का है, ठीक है। ये सारी चीजें सोफे के बारे में बता रही हैं, तो ये सब सोफे के लिए एडजेक्टिव है। अब इनको सब में तो सेम ही वर्ड्स है, तो फिर इसमें गलत क्या है और हमको करना क्या है? तो रूल ये है कि जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं तो उनको हम किस ऑर्डर में लिखें, ये भी एक रूल है। जैसे एज, साइज, शेप, कलर, मटेरियल, ठीक है, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सभी चीजें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना पड़ेगा कि ये तीनों किस तरह का एडजेक्टिव है। लाइक कोजी, कैसा? कोजी। तो जो कैसा का आंसर करेगा वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी। फिर रेड तो पता है क्या है? कलर है। नेक्स्ट थिंग इज लेदर। लेदर इज क्या हो जाएगा? ये मटेरियल है जिससे कि ये बना हुआ है। लाइक सोफा वुड का हो सकता है, लेदर का हो सकता है, और अलग अलग फैब्रिक का बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी आते हैं इसके रूल पे कि पहला कौन सा आना चाहिए। तो सबसे पहले आता है क्वांटिटी या नंबर। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी या नंबर नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। फिर हमारे पास क्वालिटी या ओपिनियन है। क्वालिटी क्या है हमारे पास? कंफर्टेबल, कोजी, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। दूसरा साइज, हमें सोफे का साइज नहीं बताया गया, ये भी गया। एज नहीं बताया गया कितना पुराना है या नया है। शेप नहीं बताया गया है, कलर बताया गया है, तो कलर हो जाएगा दूसरा। उसके बाद मटेरियल, मटेरियल भी हमारे पास है तो ये हो जाएगा हमारा तीसरा। तो हमारे पास कैसा क्वालिटी बताया गया है? कोजी, सो कोजी विल बी फर्स्ट। फिर कलर कैसा बताया गया है? रेड, सो रेड विल बी सेकेंड। एंड मटेरियल क्या है? लेदर, सो लेदर विल बी थर्ड। फाइन, अभी आ जाते हैं ऑप्शन पे। सो हमें फर्स्ट में ही मिल गया कि जो कोजी है क्वालिटी वो पहला है, रेड जो है वो कलर दूसरा है, और लेदर जो है वो मटेरियल वो तीसरा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, पहला वाला। आई गेस ये क्लियर है, ये बहुत ही आसान था। आपको बस एडजेक्टिव का एक रूल पता होना था और ये आपसे सॉल्व हो जाता है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Next we are having the question is from literature. Water, water everywhere, nor any drop to drink. अब ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है,
सबको ये लाइंस पता है। दिस फेमस कोट इज टेकन फ्रॉम विच पोएम? मुझे लगता है ये सबको स्कूल टाइम से पता होगा, मुझे भी ये स्कूल टाइम से ही पता है, क्योंकि स्कूल के सिलेबस में आई गेस 9 या 12th के सिलेबस 10 या फिर 12th के सिलेबस में ये था। इसमें क्या होता था, एक एल्बेट्रस नाम का एक बर्ड था जिसको वो जो जो यात्रा होती है, वॉयज होती है, उस पे जो पैसेंजर्स होते हैं वो उसको मार डालते हैं, तो उसके बाद उसका दुष्परिणाम उनको भुगतना होता है। तो और क्या होता है कि वो समुद्र में फंसे हुए हैं, चारों तरफ पानी है, लेकिन वो पी नहीं सकते। क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो नमकीन होता है। इसलिए ये लाइन कही गई है कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। सब तरफ पानी तो है लेकिन पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। तो सबको पता है कि ये जो लाइन है वो राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर से ली गई है, और ये किसने लिखा है? ये एस.टी. कोलरिज ने लिखा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आया है? रोमांटिक एज से आया है। आपको जो सिलेबस में दिया गया है विलियम शेक्सपियर, रोमांटिक एज, मॉडर्न एज, ये सारी चीजें, आपको इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होगा, आपको बहुत आसान क्वेश्चन भी किसी सेक्शन से मिल जाएंगे। अगर आपने कोई सेक्शन पढ़ा है बट वहां से बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सारे सेक्शंस को करना है थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप बहुत डीपली नहीं भी कर रहे हो तो भी। ठीक है। सो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये किसने लिखा है? ये लिखा है जॉन किट्स ने। तो ये लिखा है जॉन किट्स ने। आई गेस किट्स के बारे में तो सभी जानते हैं, उनकी एक लाइन बहुत फेमस है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ओzymandias किसने लिखा है? ये लिखा है पीबी शेली ने। नेक्स्ट वी हैव लिरिकल बैलेट्स, ये किसने लिखा है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज दोनों ने मिलकर लिखा था। एक्चुअली इसी के साथ शुरुआत हुई थी रोमांटिक एज की 1789 में, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी, जहाँ पे नेचर की बहुत बात होती थी, म्यूजिक की बहुत बात होती थी। ये सारी चीजों का काफी व्याख्या देखने को मिलता है, ब्यूटी की काफी बात होती थी। सो नेक्स्ट, अभी ये तो बहुत ही आसान, फिर से आपको हलवा क्वेश्चन मिल गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज थोड़ा सा You are supposed to give a speech on the dangers of social media to students. Which of the following statement can be included in your opening paragraph? So line क्या है कि आपको एक स्पीच देनी है किस पे? डेंजर्स ऑफ सोशल मीडिया, ये है आपका टॉपिक। अभी आपको करना क्या है, ये सारे आपको ऑप्शन है जो काफी रेलेवेंट है, अप्रोप्रिएट है, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो चूज करना है। सो पहला ऑप्शन क्या है? बट यू ऑल्सो शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ इट, डेंजर्स इन इट। नेक्स्ट पे आते हैं, यू ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल व्हेन यू गिव योर फोन टू रिपेयर। ये भी ऑप्शन चलेगा बट इतना नहीं जा रहा है, क्योंकि क्या है, फोन के रिपेयर होने की बात हो रही है। तो अगर केयरफुल होने की बात हो रही तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वो आपके कुछ फोन के पार्ट्स निकाल के रख ले, इसलिए केयरफुल होने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में बात हो रही है कि नहीं, इसका पता हमें नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं लगता इतना। थर्ड पे आते हैं, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर you have to make sure your privacy settings are fine. ठीक है, ये भी सही है, ये भी थोड़ा अप्रोप्रिएट लगता है, जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू शुड नॉट एड स्ट्रेंजर्स एज फ्रेंड्स। तो फोर्थ जो है वो तो थर्ड का एग्जाम्पल ही है, तो फोर्थ हमको नहीं चाहिए, ये भी कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन बचा है फर्स्ट वन और थर्ड वन। इसमें से बेहतर ऑप्शन क्या लगता है? ऑफ इट, इट का मतलब यहाँ पे क्या है? इट का मतलब ये यहाँ पर सोशल मीडिया।
तो जो पहला वाला ऑप्शन है उसी में सबसे ज्यादा क्लियर है कि सोशल मीडिया के डेंजर पे बात हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी आ सकता था। सो ये थोड़ा आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके, लॉजिक का इस्तेमाल करके करना है। चलो अभी नेक्स्ट पे आते हैं। Next question again from literature. Identify the poet who does not belong to the group of 20th century American and English imagist poets. अब ये imagist poets क्या थे? इमेजिस्ट पोइट्स और जॉर्जियन पोइट्स एक कंटेम्परेरी थे, और दोनों का जो वे था लिखने का, दोनों का जो अटेम्प्ट था, जो टॉपिक्स था, वो बहुत ही अलग था। जहाँ जॉर्जियन पोइट्स बहुत ही इन्फ्लुएंस थे रोमांटिसिज्म और विक्टोरियन एज से, वहीं पे जो इमेजेस थे वो बहुत इन्फ्लुएंस थे क्लासिक एज को लेकर, और वो इमेजेस पे, क्लियर डिक्शन पे, क्लियर लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस उनका रहता था। तो कौन इनमें से बिलोंग नहीं करता है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका जो आंसर है वो है हिलेर बेलॉक। ठीक है, बाकी के जो तीन है वो इस ग्रुप में, इसी ग्रुप से आते हैं। अब इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। आपका पढ़ने का तरीका ऐसा ही होना चाहिए। आप जब भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ, देखो पहले क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए, उसी तरीके से अपनी तैयारी करना स्टार्ट करो। ब्लाइंडली कुछ भी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप क्वेश्चन करते जाते हो, आप हर ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा सर्च करते जाओ, तो आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा। इससे आपका सिलेबस भी कवर होगा, साथ में प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको बैलेंस करके चलना है। सिर्फ सिलेबस पढ़ोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे, या फिर सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे और सिलेबस आपका नहीं कवर है, तो ऐसे में भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा लेते हुए चलना है। फाइन। 20th सेंचुरी को आपको अच्छे से करना है। आप देख सकते हो यहाँ से बहुत ही क्वेश्चंस भर भर के आपको पूछे गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैव रिटन फॉर चिल्ड्रन। अभी ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा आइडिया इसका सबको होगा। ये जो ऑप्शंस यहाँ पे है, क्या ऑप्शंस जो है उनको आप जानते हो? मुल्कराज आनंद कौन थे? सो ये जो इंडियन राइटर थे जो इंग्लिश में लिखते थे, सो इन्होंने ज्यादातर लिखा है डाउन ट्रोडन, सप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड लोगों के बारे में, जिनको सप्रेस किया जाता था, जिनको बहुत चांसेस, ऑप्शंस लाइफ में नहीं मिले थे। तो इनका जो अनटचेबल, कूली, ये सारा जो इनका वर्क्स है वो काफी पॉपुलर, काफी फेमस है। दूसरे ये अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा कौन है? ये एक्चुअली काफी इन्होंने डेब्यू ही किया 2008 में, और जो इनका पहला नॉवेल था वो था द वाइट टाइगर, जिसपे मूवी भी बनी है, मूवी है, यस मूवी है, और ये व्हाइट टाइगर के नाम से ही बनी, जो कि नेटफ्लिक्स पे है। आपने शायद देखा होगा, उसमें राजकुमार राव हैं, प्रियंका चोपड़ा है, काफी अच्छी मूवी है, देख सकते हो। शायद 2021 की ही मूवी है वो। नाउ कम टू निसिम एजिकिल। निसिम एजिकिल कौन थे? ये जूइश राइटर थे। इन्होंने किसके बारे में बात करी है? तो इनको इनके डिक्शन, लैंग्वेज के लिए काफी जाना जाता था। ये अपने थीम्स को काफी सिंपल रखते थे। तो चिल्ड्रन के बारे में जिन्होंने बात करी है उनमें से हैं वो रस्किन बॉन्ड। तो जो 3 है वो हमारा आंसर है। ठीक है, सो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन सबके बारे में नहीं पता तो फिर आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो आपको आपका आंसर नहीं मिलेगा। सो इन्होंने 64 बुक्स लिखी हुई हैं चिल्ड्रन के ऊपर, बच्चों के ऊपर। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई गेस काफी इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में दे दिया है।
Now come to the next question. In which among the following novels did Hemingway use the term the lost generation in the epigraph? Again ये question फिर से 20th century से आ गया है. एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ वो होता है जो बुक या चैप्टर के पहले उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है, जो वो थीम से रिलेट करते हुए होता है, वो होता है एपिग्राफ. तो ये किस बुक में ये एपिग्राफ है? तो ये जो चारों ही वर्क्स हैं वो किसका है? जो नॉवेल्स हैं वो सब अर्नेस्ट हेमिंगवे के ही हैं, जो कि एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं. ये नॉवेल है, ये नॉवेल है, ये भी नॉवेल है. ये एक मेमवा है, ये नॉवेल नहीं है. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है द सन ऑल्सो राइजेस. तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आपको हर नॉवेल प्ले जितने भी आपको सिलेबस दिया गया है उनके हर राइटर का, नॉट हर राइटर का, लेकिन जो फेमस हैं, जो थोड़े से जिनका नाम है, क्वेश्चन एक्चुअली उन पे ही बन के आता है, तो थोड़ा थोड़ा उनके सारे वर्क्स का आपको आइडिया होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो फिर आप उसको एलिमिनेट करके अपना सही आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे. मूविंग ऑन, वी हैव Can you identify the category of letter from which this line is taken? We would be very grateful if you could send us your latest brochure along with the price list. तो आपको बताना है कि इनमें से जो जो चार तरह के लेटर हैं उनमें से किस लेटर में ये लाइन होनी चाहिए या होगी. सो क्लैरिफिकेशन लेटर क्या होता है? क्लैरिफिकेशन लेटर एक्चुअली एक वार्निंग लेटर होता है जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है उनके कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए. अपॉलॉजी लेटर तो आपको पता ही है, माफी नामा, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये तो नहीं होगा हमारा आंसर. सेल्स लेटर होता है एक्चुअली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो सेल्स लेटर भी नहीं होगा. सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा इंक्वायरी लेटर, क्योंकि इस लाइन में क्या हो रहा है? इंक्वायरी हो रही है. सो इसलिए ये इंक्वायरी लेटर है. और इंक्वायरी लेटर में बेसिकली यही होता है कि आप जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आप डिटेल्स मांगते हो, इंक्वायर करते हो. फाइन. अगेन 3-4 जो मूवमेंट है, ग्रुप है, उसके बारे में आपको पता रखना है. एडवर्डियन पोएट्स, जॉर्जियन पोएट्स, न्यू एपोकैलिप्स मूवमेंट या न्यू एपोकैलिप्टिक पोएट्स, ये सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपको आएंगे ही. 20th सेंचुरी आपको अच्छे से करना है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेंगे. शेक्सपियर वगैरह से भी आपको क्वेश्चन आने हैं, बट वो है कि अधिकतर लोगों को उसका पता है, वो थोड़ा सा नून होता है, आप कर ले तो इसको आपको अच्छे से करना है. So the question is, New Apocalypse movement was a reaction against the politically oriented, machine age literature and realist poetry of the 1930s. Its founders were. जो उस टाइम पे जो पोएट्री चल रही थी, जो कि पॉलिटिकली ओरिएंटेड थी, मशीन एज लिटरेचर था, रियलिस्ट पोएट्री थी, उसके अगेंस्ट थे ये लोग. कौन? न्यू एपोलिप्टिक पोएट्स. वो कौन थे, उनके फाउंडर्स कौन थे? ये एक्चुअली 1940s का ये शॉर्ट लिव्ड एक मूवमेंट था. तो उसके फाउंडर्स थे जेम्स हेनले, सॉरी, इसके जो फाउंडर थे वो थे हेनरी ट्रीस एंड JF हेनरी. ठीक है, जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है. ये अब सारे मूवमेंट्स आप थोड़ा थोड़ा देख लेंगे तो आपको उसका जो फाउंडर है, जो मेन पोएट्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं, उसका नाम पता करके रखना होगा, क्योंकि उस पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इतना तो बनता है. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं.
The next question is, read the following message written on a postcard and answer the questions given below. ये जो लेटर है वो एक पोस्ट कार्ड पे लिखा गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं. Hi Anita, we are organizing a surprise birthday party for Sheila on next month. Can you join us? I couldn't reach you by phone. Party is at Harmony Hall in Crown Plaza at 6 p.m. Please confirm your participation. विद्या. तो ये जो लेटर है वो पोस्ट कार्ड है जो है वो विद्या जो है अनीता को लिख रही है इनवाइट करते हुए. क्यों इनवाइट कर रही है? क्योंकि शीला का बर्थडे है. किसका बर्थडे है? शीला का. इनवाइट कौन कर रहा है? विद्या. किसको? अनीता को. ठीक है. तो अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अनीता एंड विद्या which of the following sentences is true based on the above message? So आपको बताना है कि आपने जो लेटर पोस्ट कार्ड पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है. आपको ट्रू ढूंढना है, फॉल्स नहीं. ठीक है. इट्स ट्रू, नॉट ट्रू. So the very first option is Anita and Vidya are not known to each other. अगर वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानती हैं तो पोस्ट कार्ड कैसे लिखा विद्या ने अनीता को? विद्या ने अनीता को पोस्ट कार्ड लिखा है, पार्टी पे इनवाइट किया है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हैं. और विद्या के पास अनीता का फोन नंबर भी है बट वो कॉल नहीं कर पाई किसी वजह से. सो आपके पास नंबर है, आप पोस्ट कार्ड कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप जानते हो उस पर्सन को. सो ये हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट पे आते हैं. अनीता इज अटेंडिंग शीला's बर्थडे पार्टी. वो पूछ रही है कि क्या तुम आ पाओगी. कौन पूछ रही है? विद्या. किसको? अनीता को. लेकिन अभी तक अनीता ने उसका आंसर नहीं किया. ये हमको नहीं पता, हमको नहीं ये बताया नहीं गया. सो ये हो जाएगा नॉट नोन. ये तो पता ही नहीं है. नॉट नोन और अननोन. नेक्स्ट आते हैं. विद्या एंड हर फ्रेंड्स आर ऑर्गेनाइजिंग अ बर्थडे पार्टी फॉर शीला. आई गेस ये हमारा आंसर होना चाहिए. फोर्थ वन भी देख लेते हैं. विद्या इज हैविंग हर बर्थडे पार्टी एज क्राउन प्लाजा. विद्या का बर्थडे था? नहीं. किसका बर्थडे था? शीला का बर्थडे था. सो फोर्थ वन भी हो गया फॉल्स. दो फॉल्स है, सेकंड नहीं पता और हमें तो पता ही है कि थर्ड वन सही है क्योंकि विद्या और उसके दोस्त मिलके बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. किसके लिए? शीला के लिए. जिसमें विद्या ने एक्चुअली अनीता को भी इनवाइट किया है. ये काफी आसान था, ये तो सब कर लेंगे. चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं. Which of the following works is not written by Bernard Shaw? अभी ये क्वेश्चन बहुत टफ हो सकता था बट ऑप्शन ने इस क्वेश्चन को बिल्कुल हलवा बना दिया है. अभी देखो पहला ऑप्शन ही क्या है? जूलियस सीजर. सबको पता है जूलियस सीजर क्या, किसने लिखा है, वो शेक्सपियर की रचना है. सो आपको बाकी के ऑप्शंस देखने ही नहीं है. सो हमारा आंसर हो गया जूलियस सीजर. अभी यहाँ पे कुछ टफ ऑप्शंस होते हैं जो इतने नोन वर्क्स नहीं होते तो थोड़ा सा मुश्किल होता करना. तो अभी ये बाकी के तीन किसने किया है? ये बाकी के तीन है, ये तीनों ही जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने किया है जो कि एक आयरिश नॉवेलिस्ट थे, सॉरी प्ले राइट थे. सो एंड्रोकल्स एंड द लाइन 1912 में लिखी थी. हार्ट ब्रेक हाउस 1920 में लिखा था. मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन 1902 में लिखा था. और उनके जो बहुत ही मेन बहुत ही फेमस जो प्ले राइट नॉवेल ड्रामाज हैं वो है मैन एंड सुपरमैन, पिगमेलियन एंड सेंट जॉन. आई गेस पिगमेलियन का तो सबको पता होगा जिसमें लैंग्वेज की बात कही गई है कि कैसे लैंग्वेज एक इंसान का क्लास दिखाता है. ये बताता है कि वो गरीब है या अमीर है. सिर्फ एक श्योर लैंग्वेज से हमें जज कर सकते हैं. तो ये जो कहानी थी वो थी पिगमेलियन की. Next we are having name the writer who said woman is too feminist as purple is to lavender. तो पहले तो ये लाइन का मतलब क्या है? woman is too feminist as purple is to lavender. एक्चुअली ये जो
बता, ये इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो फेमिनिस्ट है वो एक सब टाइप है वुमनिस्ट का। मतलब वुमनिस्ट जो है वो एक वाइडर आइडिया है, उसके अंदर एक छोटा सा जो आइडिया है वो है फेमिनिस्ट, ठीक है। वैसे ही जैसे पर्पल का जो सब टाइप है वो है लैवेंडर। लैवेंडर क्या, एक फूल है जो बैंगनी कलर का होता है। सो पर्पल के अंदर क्या आ जाएगा, लैवेंडर। क्यों, क्योंकि जितनी भी बैंगनी रंग की चीजें हैं वो सभी पर्पल के अंदर आ जाएंगे। लाइक आपके पास कोई ड्रेस है तो वो भी आ जाएगा पर्पल के अंदर, कोई गैजेट है, कोई मोबाइल है, वो भी आ सकता है पर्पल के अंदर, ठीक है। कोई भी चीज है तो वो सभी पर्पल के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये था, ये एक्चुअली बहुत बड़ा आइडिया है, इसको ज्यादा डिस्कस करना यहाँ सही नहीं होगा, शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाए। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही एक बार सर्च कर लेना। सो इसका जो आंसर है वो है एलिस वॉकर, जो कि अमेरिकन नॉवेलिस्ट थी। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पे। Choose the correct option for the blank in the given sentence. There are several points we don't understand, we feel dash. So the options are: it might be better to revise the proposal, you should not disturb us, there could be some issue with us, and the last option is there can be some error. तो आपको फाइंड आउट करना है कि बेस्ट या अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो वहां पर क्या जा सकता है, ठीक है। पहले तो ऑप्शन को देख लेते हैं। जो भी होगा थोड़ा सा ग्रामेटिकली करेक्ट भी होना चाहिए। तो अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो हम देख सकते हैं कि सम के बाद, सम का मतलब क्या होता है, कुछ, मतलब एक से ज्यादा, मतलब ये प्लूरल हो गया। तो सम के बाद जो नाउन आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, वो कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे इश्यूज होना चाहिए था, सम इश्यूज। लाइकवाइज फोर्थ में भी सम के बाद एरर्स होना चाहिए था। तो चलो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। नेक्स्ट, यू शुड नॉट डिस्टर्ब अस। अभी तो फर्स्ट वाला जो लाइन है, जो सेंटेंस है हमारे पास गिवन है, यहाँ तो यू की कोई बात ही नहीं हुई, तो हम यू को फिर कैसे इंक्लूड करें हमारे आंसर में, ठीक है। तो यू भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है इट माइट बी बेटर टू रिवाइज द प्रपोजल। और अगर ये थर्ड एंड फोर्थ ग्रामेटिकली करेक्ट होते, स्टिल हमारा आंसर फर्स्ट वाला ही होता। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या बताया जा रहा है, देयर आर सेवरल पॉइंट्स वी डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको कुछ क्लॉजेस, कुछ पॉइंट्स नहीं समझ में आए हैं तो आप क्या करोगे, आप उसको फिर से पढ़ोगे, आप उसको रिवाइज करोगे। लॉजिकली तो यही होगा। तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन भी है जो आपको रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला ही होगा, आप कैसे भी किसी भी तरीके से जाओ। ओके, अभी देखते हैं क्या और भी क्वेश्चंस है हमारे पास। सो हमारे क्वेश्चंस अभी खत्म हो गए, बट अभी ये सेक्शन खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ और क्वेश्चंस बाकी हैं इस क्वेश्चन पेपर का, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इसको अच्छे से करो, और जब भी आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को देखोगे, साथ साथ में आप सर्च भी करते जाना और अपना सिलेबस कवर करते जाना। ग्रामर में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताओ, ग्रामर तो मैं आपका पूरा कवर करा दूंगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। लिटरेचर भी मैं साथ साथ में आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देती जाती हूँ, एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि आपका वो सिलेबस भी कवर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, जिसमें लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ है। सो वेट फॉर द वीडियो, मे बी कल ही आ जाए वो नेक्स्ट वीडियो। तो चलो अभी तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। लाइक करना मत भूलना एंड प्लीज सब्सक्राइब, छुप छुप के मत देखो, सब्सक्राइब करो और देखो। चलो अभी तब तक के लिए, तभी तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।